नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का संविधान की इस अमृत कथा में। और आज हम लोग संविधान पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और कल 2 दिन की जो हमारी चर्चाएं रहीं, उन चर्चाओं में हम लोगों ने राज्य सिविल सेवाएं अर्थात पीसीएस और पीसीएस जे की चर्चा की थी। कल हमने यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके बारे में चर्चा की थी। और उससे पहले हमारी चर्चा संविधान पर चल रही थी। तो लौट के आज फिर हम अपने मूल विषय पर आते हैं और भारत के संविधान के बारे में जो आगे के उपबंध हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का। अंजलि राजपूत, सुनील सिंह जी, मनीराम कारपेंटर, रमेश वर्मा जी, जयप्रकाश जी, लोधी गुरदीन सिंह राजपूत जी, सूर्य प्रताप सिंह, ओम प्रकाश राजपूत जी, रमेश लोधी जी, वीरेंद्र राजपूत जी, हरिमोहन राजपूत जी, पद्मेश लोधी जी, गुरदीन सिंह राजपूत जी, ओम शिव वर्मा जी, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव, राजीव राजपूत, ओम प्रकाश लोधी, ओमकार लोधी भोपाल से, लोधी उर्वेंद्र, विनोद कुमार जी, रामचंद्र वर्मा जी, निर्मल लोधी, कुलदीप प्रतिहार, महेंद्र पाल राजपूत, आशीष राजपूत, लोधी शैलेंद्र राजपूत, गुड वर्क, आर के राज, अवधेश लोधी, लोधी लाला भैया सिंह, मुनीश राजपूत, ओम प्रकाश सिंगरौल, प्रीति राजपूत, गिरीश भारत, अभय सिंह लोधी, देवदत्त राजपूत, सुमित, श्रीमती कल्पना राजपूत, जय हिंद राजपूत, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, अनूप कुमार वर्मा, चंद्र प्रताप सिंह, अभय सिंह लोधी, रामकिशन राजपूत, नेहा राजपूत, महेंद्र राजपूत, रमेश सिंह लोधी, धर्मवीर सिंह राजपूत, लोधी कन्हैया राजपूत, लोधी यतेंद्र राजपूत, नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर नारायण पटेल, डॉक्टर मोनू राजपूत, वीरेंद्र राजपूत, ऋचा पटेल, भंवर सिंह नरवरिया जी, ब्रजेश राजपूत जी, भूपेंद्र सिंह लोधी, राम लोधी, रामराज वर्मा जी, राजकुमार राजपूत, आदित्य राजपूत, हरेंद्र लोधी, प्रमोद आर्या, लोधी राजेश कुमार लोध, वीरेश कुमार लोधी, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, अभिषेक कुमार, महेंद्र यादव, ओपी राजपूत, कुंवर सिंह, राम लखन राजपूत, आयुष्मान लोधी, मिट्ठूलाल राजपूत, अबध सिंह लोधी, महेश लोधी, आयुष्मान लोधी, ब्रिजेंद्र सिंह पटेल, स्वदेश राजपूत बेलमा, लोधी खलक सिंह, गुड मॉर्निंग ऋचा पटेल, आशीष राजपूत, राम लोधी, लक्ष्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मपाल सिंह लोधी जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी का। शिव मोहन सिंह लोधी जी पन्ना, इंजीनियर ओमकार लोधी, ब्रिजेश राजपूत, गुड मॉर्निंग ब्रिजेश जी, महेश लोधी जी, शिव मोहन सिंह लोधी जी, लोधी यतेंद्र राजपूत जी, सुप्रभात, मनीष लोधी राजपूत, कुलदीप प्रतिहार, नमस्कार, राजेंद्र सिंह राजपूत, महेश लोधी जी करेरा शिवपुरी से हमारे बीच, नमस्कार स्वदेश, महेंद्र यादव, दिगंबर दयाल लोधी राजपूत मुंबई से, त्रिलोक सिंह यादव, राम लोधी, अभिलाष राजपूत, शिवम राष्ट्रवादी, राजवीर प्रताप सिंह लोधी, मनोज राजपूत, गीतम सिंह राजपूत, गुड मॉर्निंग, पूनम राजपूत, गुड मॉर्निंग, मेहर लोधी, नमस्कार, लोकमन सिंह जी, के डी भारद्वाज कासगंज से, सौरभ राजपूत, डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा, लोधी राजेश कुमार, त्रिलोक सिंह यादव, रमेश वर्मा, देवेंद्र राजपूत नया खेड़ा दतिया, धीरेन्द्र कुमार,
संजीव कुमार, GL सिंह, अवध सिंह लोधी हमारे बीच में है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। शिवशंकर राजपूत लखनऊ उत्तर प्रदेश, हिमांशु प्रताप सिंह लोधी, देवेंद्र पटेल, कन्ही सिंह लोधी, सत्यवीर सिंह, संदीप लोधी, मनीष लोधी राजपूत, खुशी राजपूत। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मिथिलेश राजपूत, पुरुषोत्तम आर्या, जयराम राजपूत, प्रभाकर लोधी, पीपरी आई थिंक भिंड मध्य प्रदेश में होगा, गंगाराम वर्मा, राहुल सिंह लोधी, मयंक कुमार लोधी, अनुज राजपूत। सो मुझे लगता है सभी लोग जुड़ चुके हैं, 175 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे चर्चा में। लोधी दीपक राजपूत, सत्यवीर सिंह, जसवंत सिंह लोधी, श्याम राजपूत, इंदर सिंह जी भिंड से हमारे बीच में, जमसारा, टिंकू राजपूत हैं, ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से, उत्तराखंड के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, यूपी से भी काफ़ी लोग हैं, दिल्ली NCR, पूरन वर्मा, हरिओम लोधी, राजेंद्र सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह, संजय राजपूत, कमलेश लोधी, OBC पुष्पेंद्र लोधी। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का और अब हम लोग अपनी परिचर्चा आरंभ करते हैं। बाकी लोग अब समय के साथ जुड़ जाएंगे। L प्रसाद राजपूत और अवध सिंह लोधी, महेश राजपूत, लतेश राजपूत, अजय कुमार राजपूत, महेश राजपूत, रोहित राजपूत, मयंक कुमार लोधी, दिग्विजय सिंह जमसारा, राजकुमार राजपूत। जय हिंद, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। अपेंद्र राजपूत, रोहित सिंह राजपूत, अभी लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग और वेट करते हैं। धीरज निषाद गोरखपुर से हैं, ब्रजेश राजपूत, विवेक कुमार लोधी, नंदलाल सिंह लोधी, अभिलाष राजपूत, सोनू लोधी अयोध्या उत्तर प्रदेश से, प्रभात राज, प्रवेश, सावित्री देवी राजपूत, जय किशन राजपूत, राजकुमार राजपूत, दिनेश, श्वेता सिंह जी हमारे आज तक से हमारे बीच में हैं, तुलसीराम राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत, रेखा राजपूत, निर्भय सिंह कटनी मध्य प्रदेश से। चलिए देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र कुमार राजपूत, अमन कुमार राजपूत, इंदर सिंह जी, अनिल यदुवंशी, अनिल हाउ आर यू, जयराम राजपूत, मेडिकल नीट की जानकारी भी जयराम को चाहिए, ब्रजेश राजपूत, महेश राजपूत, गौरव शिक्षार्थी, सुजीत लोधी, भूपेंद्र सिंह राजपूत, सुरेंद्र सिंह लोधी, JP हिंदुस्तानी। सो नाउ द नंबर क्रॉस 200। उदय सिंह समाज सेवक, 200 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, और गौरव बुलंदशहर से, सुनील राजपूत। तो चलिए हम आरंभ करते हैं आज का सेशन, और अब बाकी लोग धीरे धीरे आते चले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना समय चला गया, 4-5 मिनट में आप सब लोग जुड़े हैं। जीतू लोधी, सुजीत सरवैया, अमन कुमार राजपूत। और चलिए, आज हम एक विचार के साथ अपना सेशन आरंभ करेंगे। संतोष योग प्रचारक कौशाम्बी से है, और अमित लोधी और मानवेंद्र सिंह राजपूत, सबल सिंह नरबरिया, श्याम राजपूत। तो आज हम लोग एक विचार से आरंभ करेंगे और विचार आपको बहुत इंस्पिरेशन देगा, बहुत प्रेरणा देगा। क्या विचार है? आज का विचार है, किसी महान व्यक्ति का विचार है कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई भी कार्य अगर आपको लगता है कि आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर ये इच्छा होती है कि हम अच्छे और बड़े कार्य करें, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार लोग आपके कार्यों को पसंद नहीं करते या उनकी उपेक्षा करते हैं। तो फिर भी जिनको बड़े कार्य करने होते हैं वो लोग अपने कार्य करते रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में एक बहुत अच्छा विचार है, बहुत ही प्रेरणादायी विचार है, और वो विचार ये है कि सबसे पहले अगर आपके मन में आता है कि कोई बड़ा काम आपको करना है, तो सबसे पहले लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, मतलब आपको इग्नोर करेंगे। आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसको लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं।
मतलब आपको पहले कभी सीरियसली नहीं लिया जाता। ये सभी लोगों पर लागू होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ा कार्य करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि सबसे पहले उसकी उपेक्षा की जाएगी, उसको इग्नोर किया जाएगा, कोई उसको सीरियसली नहीं लेगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास विजन है और मैं कोई बड़ा कार्य कर सकता हूँ या मैं कोई बड़ा कार्य कर सकती हूँ, तो उसके बाद उस पर फिर लोग हंसेंगे, हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये क्या कर रही है। और फिर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपसे चिढ़ने लगते हैं, आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। और जब वो आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं उसका मतलब फिर आप जीत जाते हैं। तो समाज में बड़े कार्यों के लिए हमेशा याद रखना, सबसे पहले लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, फिर वो आपके ऊपर हंसेंगे, फिर वो आपसे ईर्ष्या करेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। तो ये क्रम है कार्य करने का। अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है आप कार्य करते रहिए, कोई आपके ऊपर हंसता है आप कार्य करते रहिए, कोई आपसे ईर्ष्या करता है आप कार्य करते रहिए, क्योंकि अंत में आप ही विजेता बनेंगे। क्योंकि आपके पास विजन है, आपके पास समर्पण है, आपके पास सोच है। तो कोई यदि आपकी उपेक्षा करता है, कोई यदि आपके ऊपर हंसता है, कोई आपसे अगर ईर्ष्या रखता है, आप अपने कार्य को निरंतर जारी रखें, अंततः आप ही सफल होंगे। क्योंकि जो आपकी उपेक्षा कर रहा है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, जो आपके ऊपर हंस रहा है वो सिर्फ हंस रहा है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। और जो लोग आपसे चिढ़ रहा है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो भी कोई कार्य नहीं कर रहे, वो ईर्ष्या करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही मन मस्तिष्क को वो खराब कर रहे हैं, वो भी कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अंततः कार्य सिर्फ आप कर रहे हैं। तो आप जब कार्य कर रहे हैं तो आप ही जीतेंगे। तो हमेशा सामाजिक क्षेत्र में या व्यक्तिगत क्षेत्र में आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई आपकी उपेक्षा करे, कोई आपको ऊपर हंसे, कोई आपसे ईर्ष्या करे, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आप सिर्फ अपना कार्य करते जाइए, क्योंकि अंततः आप ही उस कार्य के विजेता बन के उभरेंगे। तो चलिए, उसके बाद अब हम लोग चर्चा आरंभ करते हैं संविधान के ऊपर। और संविधान में हम लोगों ने, आपको मैं एक बार रिवीजन करा दूं बहुत 2 दिन का गैप भी हुआ है। हम लोगों ने संविधान की शुरुआत की थी भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ में, और मैंने सभी लोगों से ये कहा था कि संविधान के जो प्रस्तावना है, जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं, ये बेसिकली किसी भी ग्रंथ के किसी भी बड़े से बड़े श्लोक से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। और शायद कोई और आपसे इस तरह की हिम्मत करके कहेगा भी नहीं, कोई और आदमी आपसे नहीं कहेगा इतनी हिम्मत करके खुले शब्दों में। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ के किसी भी श्लोक में, किसी भी मंत्र में, किसी भी आयत में कहीं भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है जितनी बड़ी शक्ति भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। और मैं सब लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कुछ याद हो ना हो, किसी तरह की चीज़ें, कोई भजन, कोई गीत आपको याद ना हो, लेकिन संविधान की प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना को याद करके हम इस देश की व्यवस्था को समझते हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में, अपने देश की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और जब हमें अपने देश की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, संविधान के बारे में जानकारी मिलती है, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम उन्हें पाने का प्रयास करते हैं। और जब हम उन्हें पाने का प्रयास करते हैं तो आगे चल करके हमारी जो पीढ़ियां हैं उसको उसके लाभ मिलते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैं कमिश्नर बना, तो मैं कमिश्नर संविधान में दिए गए अधिकारों के माध्यम से बना हूं। संविधान में जो अधिकार दिए कि आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से पढ़ कर के ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब ये सारी चीज़ें अगर लोगों को मालूम पड़ जाएंगी तो हर व्यक्ति इसके लिए प्रयास करेगा अपनी अपनी रुचि के अनुसार। कोई डॉक्टर बनने का, कोई अधिकारी बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने लिए प्रयास करेगा, क्योंकि उसको वहाँ से वो अधिकार और वो शक्ति मिल रही है। और अधिकांश जो लोग हैं जिनको लंबे लंबी जो है कथाएं याद हैं, जिनको लंबे लंबे चौड़े जो है तमाम श्लोक मंत्र याद हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल 6-7 लाइनें हैं, आपको पता है आपकी जो दुनिया भर की कहानियाँ याद करने से आपका बच्चा हो सकता है चपरासी भी ना बने, लेकिन आप अगर संविधान पढ़ते हैं और आपके
बच्चे संविधान पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई बच्चा अफसर तक बन जाए। तो ये जो गैप है, जो ये गैप बना हुआ है, हम लोगों को इसी गैप को भरना है। तो संविधान की शुरुआत हमने संविधान की प्रस्तावना से की थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये हर व्यक्ति का राइट है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है और उसका कर्तव्य भी है कि उसको जानना चाहिए और उसको जानना ही होगा। कोई अगर आपको इसके विषय में कहता है तो उससे आप कहिए कि भाई क्यों नहीं जानूं। और अगर आपको कोई बहुत ज्ञान देता है, कोई आपको बहुत ज्ञान देता है कि हम आपके समाज में ये उद्धार कर देंगे, हम आपके समाज को यहाँ ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे ये पूछना कि आप भारत के संविधान के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपको संविधान की प्रस्तावना पता है? तो जब आप इस देश की व्यवस्था को नहीं जानते, आप हमको कहाँ लेके जाएंगे? तो कई बार दूसरे तरीके से लोग भ्रमित करके डाइवर्ट करते हैं, लोगों के माइंड को इधर से उधर घुमाते हैं कि हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि उद्धार करने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है और उसके बारे में ही उनको पता नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से जो इस सेशन में जुड़ते हैं, उन सब लोगों से ये मेरा निवेदन भी है कि आप सभी लोग, और हम लोग बहुत कुछ याद कर लेते हैं, हम लोग 20-20, 25-25 पेज के जो है क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, है ना। संविधान की प्रस्तावना तो केवल 6 लाइन की है। तो सभी लोग जो इस सेशन में हैं, और ये सेशन जहाँ तक शेयर होके जाएगा, जो भी लोग इस सेशन को सुने, वो हमेशा ये समझे कि ये आपका पवित्र कर्तव्य है। ये क्या है? आपका पवित्र कर्तव्य है। पवित्र कर्तव्य का मतलब होता है ऐसा कर्तव्य जिसको हमें करना ही है पवित्रता के साथ। तो सभी लोग संविधान की प्रस्तावना को याद कर लें, जो उनको याद नहीं हो पाती है वो रट लें, उसके एक एक शब्द को रट लें, ये बहुत काम आती है जीवन में आपकी। तो संविधान की शुरुआत हमने की थी संविधान की प्रस्तावना के साथ में। संविधान की प्रस्तावना के बाद हम आगे बढ़े थे और अलग अलग भागों की हमने चर्चा की थी। संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 और भाग 9B तक हम लोगों ने कवर कर लिया था नगर पालिकाओं के संबंध में। क्लियर? और उसके बाद हम लोग रुक गए थे 2 दिन की चर्चा के लिए PCS और IAS की तैयारी को लेकर के। तो हमने अनुच्छेद 1 से शुरुआत की थी और लगभग अनुच्छेद 243 तक हम लोग पहुंच गए थे, 243 तक। एक एक चीज़ की हमने चर्चा की थी कि नागरिकता के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है, मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या प्रावधान है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो होते हैं जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, DPS, उसके बारे में क्या प्रावधान है, संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है। उसके बाद हमने संघ के बारे में पढ़ा कि संघ की व्यवस्था क्या होती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या है, संसद क्या है, विधेयक कैसे बनते हैं, बजट कैसे आता है, ये सारे प्रावधान भी हमने पढ़े थे। महान्यायवादी कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो CAG है वो कौन होता है। उसके अलावा हम लोगों ने राज्यों के बारे में पढ़ा था कि राज्यपाल कौन होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, ये क्या होती हैं, राज्य के अधिकारी क्या होते हैं, राज्य में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की थी। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए देखा था कि ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी चर्चा की थी। तो अब तक हम लोगों ने लगभग 60% संविधान, 60% संविधान हम लोगों ने, 60% से ज़्यादा ही हम लोगों ने पढ़ लिया है अब तक। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं वो सब हम पढ़ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों को आनी चाहिए, वो हम सब पढ़ चुके हैं। कुछ बातें हैं वो भी हमारे काम आती हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन अधिकांश जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम संविधान में पढ़ चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग बेसिक जो प्रोविजंस हैं चीज़ों को लेकर के वो आपको शायद याद रहेंगे और वो काम भी आएंगे। आप चाहें तो समय समय पर उनको, ऐसे प्रोविजंस को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम लोग अगर 5-5, 6-6 आर्टिकल भी रोज़ाना अगर देखते रहें तो भी काफ़ी चीज़ें हमें याद रहेंगी। और देखिए ये क्या है, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है सुबह उठ करके कोई मंत्र पढ़ना, कुछ लोगों का स्वभाव होता है सुबह उठ करके कोई और दूसरा, मतलब एक आदत बन जाती है, हॉबी बन जाती है। तो हमारी भी हॉबी होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ें, और इसका संबंध हमारे विकास से डायरेक्ट है। हम लोग जो भी विकास करते हैं उससे इसका प्रत्यक्ष संबंध है।
संविधान के बारे में जानना, इतिहास के बारे में जानना, देश के अर्थतंत्र के बारे में जानना, देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानना, इसका संबंध मानव समाज के विकास से प्रत्यक्ष रूप से है। हर जगह हमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो इसलिए दायित्व के रूप में, कर्तव्य के रूप में हम लोगों को ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए और जाननी चाहिए। और मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है हॉबी बनाने का। हम लोगों को जैसे चाय पीने की लोगों की हॉबी होती है सुबह सुबह। कुछ लोगों की हॉबी होती है कि कुछ लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोगों की हॉबी होती है भजन पूजा करते हैं। ये सब अपना अपना लोगों का चलता रहता है। तो हम लोगों को भी संविधान और उसके बारे में जो प्रबंध है इसको अपनी आदत में डालना चाहिए, कम से कम संविधान के बारे में। और बाकी चीज़ों के बारे में अगर ना भी कर पाए तो संविधान जैसी चीज़ों के बारे में हम लोगों को आदत बना लेनी चाहिए ताकि जानें। और पूरे देश की देखिए व्यवस्था इससे ही चलती है। आप देखिए कि चाहे राजनीति का मसला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मसला हो, चाहे विदेश संबंधों का मसला हो, कोई भी मामला हो, आप हमेशा पाएंगे कि सभी के सभी मामले भारत के संविधान के दायरे में ही चलते हैं। सारे के सारे मामले संविधान के दायरे में ही चलते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। जैसे मान लो एक राजनीतिक पार्टी है, उसको कोई रैली करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टी को रैली करने के लिए संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत ही डीएम या कलेक्टर के यहाँ पे अप्लाई करना होगा, तभी परमिशन मिलेगी। तो जो राजनीति है किसके दायरे में आ गई? संविधान के दायरे में। आप मान लीजिए धार्मिक कार्यक्रम कराना चाहते हैं, सत्संग या कुछ कराना चाहते हैं, तो उस सत्संग कराने के लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। तो आप करा रहे हैं धार्मिक कार्य, लेकिन परमिशन कौन दे रहा है? संविधान। संविधान में अगर प्रावधान नहीं है, अगर कलेक्टर को ये पावर नहीं दी गई है संविधान से, तो आपको परमिशन नहीं मिल सकती। आप मतलब धार्मिक कार्य भी नहीं करा सकते। तो चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक रैली हो, कुछ भी आप करेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से करानी होंगी? भारत के संविधान के दायरे में। आपको बिजनेस करना है तो दुकान खोलनी है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी का। जीएसटी किसका पार्ट है? अल्टीमेटली भारत के संविधान का। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कई बार लोगों को भ्रम है, कुछ लोगों को भ्रम है कि राजनीति सबसे ऊपर है, कुछ लोगों के अंदर ये भ्रम है कि धर्म सबसे ऊपर है। ये बेसिकली अज्ञानता है। इस देश में सबसे ऊपर देश की जनता और देश का संविधान है, और जनता ने अपनी शक्तियां संविधान को दी हुई हैं, इसलिए सबसे ऊपर संविधान है। कोई भी उससे बाहर नहीं जा सकता, कोई भी। तो हमेशा हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ सबसे ऊपर है, जिसकी सबसे ज़्यादा शक्ति है, जिसकी सबसे ज़्यादा पवित्रता है, वो हमें मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में एक और प्रावधान था जिसको हम बोलते हैं सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो लोग गांव में हैं उन्होंने देखा होगा कि खाद वगैरह लेने, बीज वगैरह लेने के लिए कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास वो जाते हैं। तो उसके संबंध में आर्टिकल 243 में ही प्रोविजन है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके जो प्रावधान है थोड़े से जटिल हैं। हमें केवल समझना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और इनके कार्य क्या होते हैं। इसमें से अपनी जो चर्चा है, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह रहे हैं या जिन्होंने वहाँ पर काम किया है। कुछ लोग हैं ऐसे, इस चर्चा में भी मैं देख रहा हूँ। तो वो आप चाहें तो उनसे संपर्क करके पूछ लेना क्या होती है। वैसे हमारे लिए बहुत कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, हमें केवल बेसिक आइडिया होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है संविधान में है, यानी ऐसे नहीं फॉर्म की है किसी दूसरे कानून से, संविधान के तहत इनके बारे में प्रोविजन है। किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा। आर्टिकल 243 में ही इसके बारे में प्रोविजन है। तो 243 में ग्राम पंचायत हैं, 243 में ही नगर पालिकाएँ हैं, और आर्टिकल 243 में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां हैं। तो आपसे अगर कोई कभी पूछे, एक मैं आपको यहाँ पे राज की बात बता दे रहा हूँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि संविधान का कौन सा आर्टिकल सबसे बड़ा है, किस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा प्रावधान है, तो आपका सीधा उत्तर होगा संविधान का अनुच्छेद 243। क्लियर? आर्टिकल 243 में सबसे ज़्यादा प्रावधान है, सबसे बड़ा आर्टिकल है। तो हो सकता है इसके बारे में कई बार ऐसा अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी सवाल आ सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे बड़ा है। तो हमारा उत्तर होगा 243, क्योंकि 243 में ग्राम पंचायतों के बारे में कम से कम 30 प्रोविजन है। उसके बाद कम से कम 20 प्रोविजन 243 में ही नगर पालिकाओं के बारे में है, और कम से कम 10 प्रोविजन किसके बारे में है? आपकी सहकारी समितियों के बारे में।
तो आर्टिकल 243 में प्रोविजन है सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समिति का मतलब क्या है? ऐसी समिति से अभिप्रेरित है जो किसी राज्य में तत्समय प्रवर्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और रजिस्ट्रीकृत की गई मानी जाती है। यानी राज्य सरकार के अधीन अगर कोई विधि बनी है, उस विधि के तहत हम सहकारी जो समितियां हैं उनको रजिस्टर्ड कराया जाता है। ये प्रोविजन है संविधान में। आप उसके बहुत डिटेल में मत जाइएगा, सिर्फ आप प्रावधान को समझ लीजिए कि ये प्रावधान इसके बारे में है। जैसे हमारे GS नरवरिया हैं, वो सहकारी समिति से संबंधित हैं। हरिओम लोधी राजपूत हैं, वो सहकारी समिति के चेयरमैन रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, अगर किसी को जानकारी अंदर की चाहिए तो ये लोग बता सकते हैं आपको। उसके बाद पद, तो सहकारी समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति की जो पद है, राज्य विधि द्वारा बनाए गए जो नियम है उसके अधीन इनके पद तय होते हैं। और अक्सर हम लोगों ने देखा था इसका चुनाव होते थे, सोसाइटी के चुनाव। तो सोसाइटी के चुनाव में काफ़ी जो है दिक्कतें भी देखी थी हम लोगों ने। उसके बाद आता है, इसमें एक बोर्ड होता है, सहकारी समितियों का एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड का गठन होता है और उसके पदाधिकारी होते हैं। तो एक तरीके से जो आपने कोई कंपनी देखी होगी, कंपनी में एक बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, इसी तरीके से सहकारी समिति का एक बोर्ड होता है, उसमें उसके सभी मेंबर्स और पदाधिकारी शामिल होते हैं और यही लोग इसके संबंध में निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से सहकारी समितियों को कार्य करना है। उसके बाद जो बोर्ड के सदस्य, इनका निर्वाचन होता है। आपको ये दो लोग जो है बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं, प्रैक्टिकल अगर चाहिए तो इसी चर्चा में जुड़े हुए हरिओम लोधी राजपूत और GS नरवरिया जी, ये दोनों ही लोग सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये लोग हैं। तो ये आपको बता दें कि चुनाव कैसे होता है और काफ़ी तीखा चुनाव होता है, नोक झोंक वाला। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कि अगर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है, उस बोर्ड को कैसे समाप्त करना है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें के संबंध में प्रावधान। तो वही राज्य विधि के अधीन आते हैं सारे के सारे प्रावधान और उसके माध्यम से इनको हटाया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार का ये भी दायित्व कि जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी समिति जो होती हैं, ये सब 243 में चल रहा है। उन सारी सहकारी समितियों के जो अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिटिंग वगैरह होती है ताकि किसी ने वित्तीय अनियमितताएं ना की हुई हों। जो उनको धनराशि आवंटित होती है और जो उनको कार्य दिए जाते हैं, उन सारे कार्यों की ऑडिटिंग होती है ताकि ये मालूम रहे कि आपने धन का प्रयोग सही तरीके से किया है या नहीं। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की सामान्य सभा की बैठक। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसकी एक सामान्य सभा होती है और समय समय पर राज्य विधानमंडल उपबंध करता है कि इनकी बैठकें हों। और इसमें कहा जाता है कि वित्तीय वर्ष के समापन के 6 मास की अवधि के अंदर अंदर इसकी बैठक होनी चाहिए। उसके बाद है सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसकी खासियत यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को ये अधिकार है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सा निर्णय लिया गया है, उस सब के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार उसके जो मेंबर्स हैं उनको होता है। उसके बाद अपराध और शास्तियाँ, राज्य विधानमंडल पनिशमेंट और पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में। कोई अगर ऐसी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य विधानमंडल को ये शक्ति है कि वो इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद ही आर्टिकल 243 में एक प्रावधान ये है कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां, यानी सहकारी समितियां आमतौर पर राज्य की होती हैं, उसी राज्य की, लेकिन इसके संबंध में एक है कि कुछ ऐसी भी हो सकती है कि संसद अगर चाहे तो पार्लियामेंट्री कानून के अनुसार से कुछ सहकारी समितियों का विस्तार एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी जो यूनियन टेरिटरी हैं, इसके संबंध में भी इसके प्रावधान लागू हो सकते हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, इन सब में। उसके बाद इसमें कोई और बहुत प्रोविजन नहीं है। उसके बाद संविधान का भाग 10 आता है। अब ये भाग 9 कंप्लीट हो गया, तो आप याद रखना संविधान का भाग जो 9 है, 9 में ग्राम पंचायत, 9 का में आपकी नगर पालिकाएँ और 9 खा, यानी 9 खा में आपकी सहकारी समितियाँ। तो संविधान का जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में क्या है, ग्राम पंचायत है, पार्ट 9A में है आपकी नगर पालिकाएँ और पार्ट B में है आपकी
सहकारी समितियां। बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सरसरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये संवैधानिक है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये राज्य स्तर का ही मामला है, राज्य का ही विषय है। और अधिकांश जो इसमें कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य और उसकी विधि बनाने का, उसको रेगुलेट करने की पावर विधानमंडल को है, यानी विधानसभा और विधान परिषद को है। अच्छा, एक और चीज़ आप हमेशा याद रखना, कभी अगर आपको ये रूप किशोर राजपूत जी भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, देखिए 3 लोग मिल गए इसी चर्चा में। तो मैंने कहा ना, हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं। अगर हम टीचर हैं तो संविधान में, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो संविधान में, अधिकारी हैं तो संविधान में, वकील हैं तो संविधान के लिए काम कर रहे हैं। हम सब जगह संविधान के ही दायरे में हैं। तो हम सब लोग हमेशा याद रखेंगे, मूल जो स्रोत है हमारा वो संविधान है और उसी के दायरे में रह करके हम सारे कार्य करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं हम लोग। अब हमने भाग 9 कर लिए संविधान के पार्ट 9। एक छोटा सा भाग है संविधान में पार्ट 10, भाग 10। और भाग 10 में जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में कुछ प्रोविजन है। तो आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि संविधान का भाग 10 क्या कहता है। जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है उसके बारे में कुछ उपबंध हैं। उसमें 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244 और 244A, 244 और 244A, केवल 2 ही आर्टिकल हैं। और 244 ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा। तो जो शेड्यूल एरिया है या जो ट्राइबल एरिया है उसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा बाकी जो शेड्यूल एरियाज है उसमें प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में जानकारी है। और उसके बाद दूसरा है 244B, वो ये कहता है कि असम के कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं उसमें प्रशासन कैसे चलेगा, उसके बारे में प्रबंध है। तो 244 और 244A 2 छोटे से आर्टिकल हैं पार्ट 10 में। तो मुझे लगता है कि संविधान का जो भाग 10 है ये शायद सबसे छोटा है, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244 और 244A। देखिए ब्रजेश राजपूत जी ये गवर्नमेंट डायरेक्टर हैं, अच्छा ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर। तो जो पार्ट 10 है संविधान का उसमें केवल और केवल एक ही आर्टिकल है। तो कभी अगर आपके सामने ये सवाल ये आता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे छोटा है, तो वो होगा हमारा आंसर संविधान का भाग 10, जिसमें केवल आर्टिकल 244 है, 244 और 244A। उसमें 2 ही आर्टिकल है और एक में प्रोविजन ये है कि शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में कैसे शासन चलेगा और दूसरा है असम के कुछ क्षेत्रों में प्रशासन को कैसे चलाया जाए, उसके बारे में प्रावधान है। तो केवल आप उसकी हेडिंग को समझें और उससे ज़्यादा बहुत उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं संविधान का भाग 10। अच्छा, एक शायद संविधान का भाग 7 था, उसमें कुछ भी नहीं था। एक ऐसा भी है पार्ट 7, मैं जरा एक बार चेक कर दूं आपको। भाग 7 में कुछ भी नहीं है, भाग 7 जो है समाप्त हो गया है, भाग 7 में भी कुछ नहीं है और भाग 10 में केवल एक ही आर्टिकल है। अब हम आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे संविधान के भाग 11, पार्ट 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो किसके बारे में है? ये है बेसिकली राज्य और केंद्र के बीच में संबंध। तो आपको मालूम है कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, संघीय व्यवस्था है। और संघीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि संघीय व्यवस्था में संघ की भी सरकार होती है जो अपने कानून बनाती है, नीतियां बनाती है और उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है। उसी प्रकार से भारत में संघ के अलावा राज्य भी होते हैं और राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं, अपने विधानमंडल होते हैं और वो जो राज्य है वो अपने कानून और नीतियां और अपनी योजनाएं बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। तो भारत के संविधान की बहुत महत्वपूर्ण और खूबसूरत विशेषता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि निचले स्तर पर जाकर के भी लोगों का फीडबैक मिलता है और किसी भी कार्य को आसानी से करना संभव हो पाता है। क्योंकि अगर केवल इतना बड़ा भारत देश जिसकी आबादी इस समय 130 करोड़ है, आप कल्पना करिए कि केवल अगर संघीय व्यवस्था भारत में ना हो, केंद्रीय शक्ति अगर रहे, तो क्या निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या छोटे छोटे कस्बों के लोगों की समस्याओं को पहचाना जा सकता है, उसके लिए कार्य किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रलाइज तरीके से काम करना संभव नहीं है। इसलिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, भारत की बड़ी भू क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया
कि हम जो व्यवस्था अपनाएंगे उसका स्वरूप संघीय होगा। संघीय स्वरूप का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि केंद्र की भी सरकारें होंगी और राज्यों की सरकारें होंगी और केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन होगा। किसी को एकदम एकाधिकार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केंद्र को सारा एकाधिकार है और ऐसा भी नहीं है कि राज्य जो है कोई काम ही नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों का बैलेंस रखा गया है और सबके लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान और शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि भारत के जो संघ हैं और जो राज्य हैं उनके बीच में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, 3 लिस्ट है, 3 सूची बनाई जाती है और उसमें कार्यों को बांट दिया है कि ये कार्य केंद्र करेगा, ये कार्य राज्य करेगा और जो कार्य बच गए उनको दोनों लोग करेंगे। तो पहली को बोलते हैं केंद्रीय सूची, दूसरी को बोलते हैं राज्य सूची और तीसरी को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो भारत में जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए विभाजन कर दिया गया है ताकि कोई ज़्यादा टकराहट ना हो। एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र की सूची है, जिसमें केंद्र कार्य करेगी। जैसे इनकम टैक्स लगाना है तो केंद्र का मामला है, विदेश संबंध स्थापित करने हैं तो केंद्र का मामला है, जनगणना करवानी है तो केंद्र का मामला है, बैंक इत्यादि की व्यवस्था है केंद्र का मामला है, बाह्य सुरक्षा का मामला है केंद्र का मामला है, संचार और डाक तार कम्युनिकेशन है केंद्र का मामला है, क्योंकि पूरे देश की एकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब राज्यों के पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए कृषि है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो वन हैं और उस तरह के जो कार्य हैं, सिंचाई के कार्य हैं, राजवाहे नाले निकलवाने हैं, ये सारे कार्य किसके होंगे, राज्य सरकारों के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे जैसे है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, दोनों की होंगी, शिक्षा दोनों की होगी। शिक्षा जो है केंद्र सरकार भी कराएगी प्रोवाइड और राज्य सरकार भी कराएगी। तो कुछ विषय ऐसे हैं जो ऐसी सूची में आएंगे जिसमें दोनों का क्षेत्र होगा। क्लियर? आगे अब बढ़ते हैं और अब हम यही देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। तो संबंधों को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि उसी तरीके से संबंधों की चर्चा करेंगे जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, यानी विधायिका होती है, उसके बाद कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो संबंधों की व्याख्या हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले विधायी संबंध देखेंगे कि दोनों की जो विधायिका हैं उनके बीच में क्या संबंध है। उसके बाद कार्यपालिका देखेंगे, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है। कुछ संबंध प्रशासनिक भी हो सकते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम आरंभ करते हैं संविधान का भाग 11, संघ और राज्य के बीच संबंध। और सबसे पहला जो संबंध है वो क्या है, विधायी संबंध, यानी लेजिस्लेटिव से रिलेटेड रिलेशन। और विधायी या लेजिस्लेटिव शब्द कहीं आपको मिले, विधायी का मतलब, लेजिस्लेटिव का मतलब हमेशा याद रखिएगा, उसका मतलब यही होगा कि कानून बनाना। विधायी शब्द का मतलब है विधान बनाना। तो जहां भी विधायिका का नाम आ जाए, लेजिस्लेशन का नाम आ जाए, पार्लियामेंट का नाम आ जाए, विधानसभा का नाम आ जाए, उसका 100% एक ही काम है, कानून बनाना। विधान बनेगा वहीं बनेगा। तो विधान का संसद भी बनाती है और विधान राज्य की विधानमंडल भी बनाती है। अब विधानमंडल भी कानून बना दे मान लीजिए किसी विषय पर और संसद भी बना दे तो विवाद हो सकता है। तो इसके बीच में एक संबंध स्थापित किया गया है कि ये हमारा रिलेशन रहेगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब हम क्या क्या निर्णय लेंगे या किसकी शक्ति या किसकी अधिकारिता होगी। क्लियर? सो सबसे पहले है आर्टिकल 245, 244 हमने किया था अभी आसाम और आदि के बारे में। अब आता है आर्टिकल 245, संविधान का अनुच्छेद 245। वो कहता है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी संसद ने जो विधि बनाई है और राज्य के विधानमंडलों ने जो विधि बनाई है, इनका विस्तार कहाँ तक हो सकता है। तो उसके बारे में प्रोविजन है। मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ देता हूँ, कुछ लोगों को अगर टफ लगे। एक्सटेंशन ऑफ लॉस मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून बनते हैं उन कानून का एक्सटेंशन यानी विस्तार कहां तक हो सकता है। प्रोविजन है, इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। यानी पार्लियामेंट कहां तक विधि बना सकती है, पूरे भारत में या पूरे भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। यानी संसद का क्या है, पूरा देश संसद के अधीन आता है। संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकती है या संसद किसी एक भाग के लिए भी चाहे तो कानून बना सकती है। क्लियर? उसके बाद
और राज्य किसी विधानमंडल के संपूर्ण राज्य उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो जैसे संसद है, मान लीजिए भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाना है पूरे देश के लिए, जैसे अभी एक अध्यादेश लेके आए, वो क्या अध्यादेश लेके आए कि डॉक्टर्स और मेडिकल के जो लोग हैं जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन पर काफ़ी हमले हुए बीच में, तो सरकार को लगा कि उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाए, तो सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई अभी पिछले हफ्ते, और जो अध्यादेश पारित किया गया, अध्यादेश भी मतलब कानून होता है, और वो अध्यादेश उन्होंने पूरे देश के लिए लागू कर दिया। तो अगर आप हमला चाहे असम में करेंगे डॉक्टरों के ऊपर, चाहे तमिलनाडु में करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में करेंगे, चाहे दिल्ली में करेंगे, आप सबको उस कानून के अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो कानून क्या पूरे देश के लिए लागू हो गया एक साथ, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर वो कानून लागू नहीं होगा। तो संसद ने जो कानून बनाया पूरे देश पे लागू है और उसका पालन सबको करना होगा। आप मान लीजिए जैसे कानून का पालन कौन कराता है, आमतौर पर पुलिस, लेकिन पुलिस किसका विषय है, राज्य का। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस राज्य की होती है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले में डॉक्टर पर हमला करता है तो कार्रवाई कौन करेगी, पुलिस, राज्य ने कार्रवाई की, लेकिन कानून सबके लिए लागू है, यानी सेम कार्रवाई वही पुलिस करेगी यूपी की जो पुलिस। तो कुल मिलाकर के को पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति है और राज्य को अपने राज्य में कानून बनाने की शक्ति है। यह है आर्टिकल 245। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 246 संविधान का अनुच्छेद 246, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यानी कौन कौन सी विषय वस्तु होंगी जिस पर वो कानून बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह की लिस्ट होती है। एक लिस्ट ये होती है जिसको हम कहते हैं संघ सूची, जैसे मैंने कहा विदेश, ऐसे मामलों पर जो ऐसे विषय हैं जिनका संबंध भारत सरकार से, उस पर कानून बनाएगी संघ, यानी केंद्रीय सरकार यानी संसद। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे पुलिस है, सिंचाई है, वन है, ग्रामीण विकास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहरें हैं इत्यादि, इसके संबंध में कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार है। तो जो राज्य सूची के विषय होंगे उस राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, यानी राज्य का विधानमंडल, और जो संघ सूची के विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कुछ ऐसे विषय होंगे जो दोनों में शामिल होंगे, जैसे मैंने कहा समवर्ती सूची, कॉन्क्रीट लिस्ट, तो कॉन्क्रीट लिस्ट में कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी टकराहट होगी तो हमेशा संघ का यानी भारत सरकार का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा अगर उसमें। क्लियर, समवर्ती सूची के विषय में क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं 247। 247 है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो पार्लियामेंट को यह पावर है कि अगर वो चाहे तो कुछ अतिरिक्त जो है न्यायालय स्थापित कर सकती है भारत के किसी भी भाग में, कोर्ट्स। तो एक प्रोविजन है सिंपल सा, उसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये शक्ति 247 में दी गई है कि भारत की संसद भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 248, 248। 248 ये कहता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां, तो हम लोग विधायी शक्तियों की बात कर रहे हैं ना कानून की वजह, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, कानून बनाने की कुछ शक्ति केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है रेजिडरी पावर्स, यानी जो शक्तियां बच गई कोई कानून बनाने की, वो किसके पास होंगी, वो निश्चित रूप से भारत की संसद के पास होगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली भारत क्या है, अल्टीमेटली भारत एक राष्ट्र है और भारत की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है। तो जो ऐसी शक्तियां हैं जिसको बोलते हैं अवशिष्ट यानी रेजिडरी पावर्स, जिनका प्रयोग कहीं मेंशन नहीं है, वो सारी की सारी शक्तियां भारत की संसद के पास होंगी। और इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि राज्य अगर कहेंगे कि हमको दे दो तो राज्यों के बीच टकराहट हो सकती है। दूसरा, अगर कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता का मुद्दा आ जाए तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है, संघ कर सकता है, क्योंकि पूरे भारत को एक बना के रखने का काम भारत सरकार का है। इसलिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं विधि बनाने की, वो कहा गया कि भैया ये केंद्र को ही दे दो, ताकि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए केंद्र अपना उचित निर्णय लेकर के इसको बना सके। क्लियर। अब हम आते हैं आगे आर्टिकल 249, 249। ये 249 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 249 थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इसको ना याद कर लीजिए प्लीज। मैं अभी बहुत आराम से इसको समझाऊंगा
क्योंकि आईएएस जैसी परीक्षाओं में आर्टिकल 249 से कई बार सवाल पूछे गए हैं, और आईएएस में नहीं, स्टेट पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स में भी आर्टिकल 249 बहुत बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 249, और आप लोग अगर चाहें तो आर्टिकल 249 को याद कर सकते हैं, आपको ये काम आएगा। क्लियर? आर्टिकल 249 में आपको पढ़ देता हूँ एक बार, पहले संविधान में क्या लिखा है, फिर अपन उसकी व्याख्या करेंगे। क्लियर? तो आर्टिकल 249 में कुल मिलाकर के 3 प्रावधान हैं। 249(1), 249 देखिए, लोधी पी के प्रेमी ने बता दिया कि 249 जो है आईएएस 2002 में पूछा गया था, कई बार पूछा गया है, हमारे समय भी आया था, 2011 में जब हमने आईएएस दिया था तब भी आया था। तो अब हम पढ़ते हैं, इसमें 3 प्रावधान हैं, आर्टिकल 249 का 1, 249 का 2 और 249 का 3। तो 249(1) क्या कहता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है या समीचीन है कि संसद अनुच्छेद 246 का के अधीन उपबंधित माल और सेवा कर या राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवर्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। समझ में आया? ये बेसिकली क्या है, ये संविधान की लैंग्वेज है, संविधान की भाषा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि उसको इतना सरल तरीके से आपके सामने रख दूं कि आप पूरे संविधान को समझ जाएं। इंग्लिश में पढ़ता हूं इसको। Notwithstanding anything in the foregoing provision of this chapter, if the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in the national interest, the Parliament should make laws with respect to goods and services tax provided under Article 246A. Any matter enumerated in the state list specified in the resolution, it shall be lawful for Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force. Clear? So I think समझ में आया होगा। अब मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कि जो राज्यसभा होती है, हमने संसद के 2 सदनों की चर्चा की थी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोट डालने से बनती है, और जो राज्यसभा है वो अप्रत्यक्ष उसका चुनाव होता है, उसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राज्यसभा का नाम क्या है? राज्यसभा के नाम से आप समझिए राज्यों की सभा, यानी वो अलग अलग राज्यों को रिफ्लेक्ट करती है कि भाई उत्तर प्रदेश के इतने मेंबर उसमें सदन में हैं, वहाँ के इतने सदन में हैं। तो राज्यसभा का एक नाम राज्यसभा इसलिए भी है कि वो राज्यों का प्रतिनिधि है वहाँ पे। तो राज्यसभा अपने कुल जो सदस्य उपस्थित हुए हैं उसके 2/3 से अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य के मामले में, जैसे मान लीजिए जो संसद में 2 सदन हैं, उन 2 सदनों में से लोकसभा और राज्यसभा है, राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि पूरे देश के सभी राज्यों के लिए, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, ये कानून बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आप ये कानून बना दो, और 2/3 बहुमत से हम प्रस्ताव पारित करके भेज देते हैं आपके पास। तो राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेज देती है तो ऐसे मामले में संसद उस राज्य के विषय में कानून बना सकती है। तो एक तरीके से ये क्या है, ये राज्यसभा की पावर है, ये लोकसभा की पावर नहीं है। तो राज्यसभा को एक स्पेशल पावर क्या मिली है? आर्टिकल 249। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा को विशेष शक्ति मिली हुई है, तो उसका आंसर है आर्टिकल 249। एक और आर्टिकल है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। राज्यसभा को 2 अनुच्छेद में स्पेशल पावर हैं, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। हम दोनों की चर्चा करेंगे, 312 की हम उस समय करेंगे। लेकिन आप याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर है। तो वो 2 अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। और दोनों आप याद रखना, 249 भी याद रखिएगा, 312 भी, ये बहुत काम आएगा आपको। क्लियर?
तो 249 में क्या है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो वहां पर क्या होगा कि राज्य सूची के विषय पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं 249 का सेकंड क्या है। वो ये कहता है 2 खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें, तो 1 वर्ष से कम के लिए है, मिनिमम 1 ईयर के लिए वो रहेगा। अगर 1 वर्ष के लिए कोई कानून ऐसा पार्लियामेंट बना सकती है। उसके बाद आते हैं 249 का थर्ड क्लॉज क्या है। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद के खंड 1 जो पहले हमने चर्चा की थी कानून बनाने की के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होते, संकल्प के प्रवर्तन रहने के पश्चात 6 मास की अवधि के समाप्ति पर, तो जो भी बनाया है संकल्प से वो 6 महीने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। केवल उसका टाइम क्या रखा है, 6 महीने का। क्लियर। तो ये आर्टिकल 249 है। आप 249 में केवल ये याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर भारत के 2 जो हाउस हैं, 2 सदन हैं, उसमें से यदि राज्यसभा नाम का सदन अगर 2/3 बहुमत से जो उपस्थित लोग हैं उससे संकल्प पारित करता है और किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए पारित कर देता है, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना देगी। ये शक्ति संसद के पास है, लेकिन उसका संकल्प तभी होगा जब राज्यसभा के सदस्य उपस्थित 2/3 से उसको पारित कर दें। क्लियर। तो 249 याद रखना। अब ये क्या है, इसका महत्व तो ये है कि आमतौर पे भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि संघ सूची में संघ बनाएगा, यानी केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची में राज्य बनाएगा, और जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों बनाएंगे। लेकिन आर्टिकल 249 ये पावर देता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर भी संघ का कानून बन सकता है, बशर्ते उपस्थित और मत देने वाले 2/3 लोग राज्यसभा में उस संकल्प को पारित कर दें कि भैया राज्यों का ये कानून बनाना है, तो वो कानून बन सकता है। तो हमेशा याद रखना कि एक तरीके से 249 में बाईपास करके राज्यों की शक्ति केंद्र को ही दे दी गई है, लेकिन आधार बनाया गया है राज्यसभा को कि राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए और 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव अगर पास होकर जाता है तो ही संसद ऐसे मामलों में कानून बनाएगी। अब हम आते हैं आर्टिकल 250 संविधान का अनुच्छेद 250। 250 ये कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। मान लीजिए आपातकाल की अगर उद्घोषणा हो जाती है तो आपातकाल की उद्घोषणा में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो मैंने जैसे कहा ना कि भारत की व्यवस्था तो संघीय है जिसमें केंद्र है और राज्य है, लेकिन आप देखेंगे कि शक्तियां का ज्यादातर जो शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास ही हैं, और कहीं ना कहीं संविधान में कहीं ना कहीं व्यवस्था ये कर दी गई है कि केंद्र की शक्तियां राज्य के पास ही चली गई हैं। तो आर्टिकल 249 कहता है कानून बना सकते हैं। 250 में कह दिया कि अगर आपातकाल लागू हो गया तब, तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है, आपातकाल हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन और 360 में होता है वित्तीय आपात। तो वो बाद में आएंगे। आपातकाल हम लोग पढ़ेंगे। देश में 3 तरह के आपातकाल होते हैं, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे कि आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगाए जाते हैं और कब भारत में लगाए गए हैं। तो अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति है तो संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार केंद्र को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। जैसे मान लीजिए भारत का पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है, और जब राष्ट्रीय आपात हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सरकारों को अपने विषयों में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, फिर पूरे देश के लिए और सभी राज्यों के लिए कानून बनाएगा केंद्र। क्लियर, सिंपल सा प्रोविजन है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 251 251। आर्टिकल 251 कहता है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों में अगर कोई असंगति है, मान लीजिए आर्टिकल 249 में बना दी केंद्र ने आपात में, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई असंगति है तो उसका सीधा मतलब है कि अगर केंद्र वाला ही लागू रहेगा, केंद्र वाला ही माना जाएगा। क्लियर, इतना ही प्रोविजन है। उसके बाद आता है आर्टिकल 252 252 ये कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। मान लीजिए 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उदाहरण के रूप में, और इनमें विवाद हो गया है। इनमें विवाद क्या हो गया है कि बुंदेलखंड के क्षेत्र को लेकर कोई विवाद है कि साहब यहाँ पे हमको ये लागू करना है, हमको ये लागू करना है। तो दोनों राज्य अपनी अपनी चला रहे हैं। मान लीजिए नदी है बेतवा, दोनों राज्यों की सीमा बनाती है, तो उनने कहा कि भाई एक काम करते हैं, दोनों राज्य हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे को तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे को हम नहीं मान रहे,
तो अपन इसको केंद्र को डाल देते हैं। तो 252 के अनुसार केंद्र सरकार 2 या 2 राज्य अगर सहमति से अपने लिए कोई कानून बनवाना चाहते हैं तो केंद्र वो कानून बना सकता है आर्टिकल 252 में। लेकिन दोनों राज्य अपनी तरफ से नहीं बना सकते कि हम अपना बना दें, तुम हमारा मानो। मतलब एमपी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसको उत्तर प्रदेश माने, और उत्तर प्रदेश कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसको मध्य प्रदेश माने। लेकिन अगर कोई विवाद का मसला है तो यूपी और एमपी की सरकारें मिलकर के केंद्र को भेज सकती है कि हमारे दोनों का ये कॉमन विषय है, इस पर कानून आप बना दीजिए। तो दोनों राज्यों की सहमति से केंद्र कानून बना सकता है उन राज्यों के। उसके बाद आता है आर्टिकल 253, संविधान का अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट होते हैं, मान लीजिए भारत को किसी दूसरे देश से संबंध करना है और ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए दादरी के एरिया में कोई प्रोजेक्ट है अमेरिका का, तो अमेरिका का वो प्रोजेक्ट भारत के दादरी में यूपी में अगर लगे तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो एग्रीमेंट होगा, वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति भारत सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें पार्टी होगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति भारत सरकार के पास है आर्टिकल 253 में। क्यों? क्योंकि भारत की संप्रभुता की रक्षा करना किसका काम है? भारत की संघीय जो सत्ता है उसका। तो ऐसे मामले जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार या अंतर्राष्ट्रीय कोई विधि कोई समझौता है, तो ऐसे विषय में केंद्र के पास शक्ति है आर्टिकल 253 में, 253 में। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, वो सिंपल प्रोविजन है 254, आपको पता है। कोई भी असंगति होगी अल्टीमेटली किसकी मान्य होगी? अल्टीमेटली वो केंद्र की ही मान्य होगी अगर कोई भी असंगति होती है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि राज्यों को जो हैं वैसे तो स्पष्ट है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि देश की कभी एकता अखंडता का मसला आ जाए, देश में कभी कानून व्यवस्था का मसला आ जाए, तो अल्टीमेटली जो पावर है एक तरीके से वो सारी की सारी पावर शिफ्ट हो जाती है सेंटर के पास। डॉक्टर शेर सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि साहब वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर होना चाहिए। आप में से अगर चैनल या कुछ चलाना चाहते हैं या कहीं भी, तो आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं ताकि ये अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके बाद आता है आर्टिकल 255, संविधान का अनुच्छेद 255, आर्टिकल 255। और मुझे लगता है कि जो विधायी उपबंध हैं, कौन कानून बनाएगा, कैसे कैसे कानून बनेगा, किसका कानून प्रभावी होगा, असंगति होने पर क्या होगा, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। हमेशा अपने माइंड में एक बात आप लोग याद रखना कि कभी भी टकराहट अगर होती है किसी भी तरीके से, तो वो केंद्र वाला ही प्रभावी होगा। ये बिल्कुल एक टफ, जिसको बोलते हैं ना, उसका आधार है कानून का। आगे है 255, वो कहता है सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। तो इसमें क्या होता है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जहां राज्यपाल की या राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मामलों में जब भी कानून बनेगा उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। क्लियर? अब ये हमारे हो गए विधायी संबंध, यानी राज्यों के बीच में राज्य कैसे विधि बनाएंगे, केंद्र कैसे विधि बनाएगा, और दोनों के बीच में विधियों को लेकर के अगर कोई टकराहट आती है तो उसका क्या परिणाम होगा। ये हमने चर्चा की विधायी संबंधों के बारे में। और मुझे लगता है एक बार यदि आप पढ़ लेंगे, एक बार यदि आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भारत के संविधान में राज्य और संघ के बीच में जो विधायी संबंध हैं, लेजिस्लेचर के जो रिलेशंस हैं, वो क्या हैं। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत कठिन चीजें इसमें नहीं है। और जैसे मैंने कहा ना, संविधान की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि संविधान कानून है और कानून की एक मानक भाषा होती है, इसलिए आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस सेशन को अगर ठीक से सुन लेंगे तो आपको वो सारे आर्टिकल जिसकी चर्चा हम लोग व्याख्या के रूप में कर रहे हैं कि आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, तो फिर आप उसको समझ जाएंगे आसानी से कि इसका मतलब क्या है। क्लियर? उसके बाद अब अगला है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अधिकारी होते हैं, राज्य के भी अधिकारी हैं, केंद्र के भी अधिकारी हैं, वो प्रशासन को चलाते हैं। तो दोनों राज्यों के बीच में, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध भी होंगे कि सेक्रेटरी केंद्र के क्या काम कर रहे हैं, राज्य के डीएम क्या काम कर रहे हैं, सेंट्रल में जो अधिकारी हैं उनका क्या काम है, भारत सरकार के ऑफिसर क्या काम कर रहे हैं। तो ये भी संबंध हमें देखने पड़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या होंगे।
प्रशासनिक संबंध क्या होंगे केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 256, 257, 258, 259, 256 और 261 ये 5 आर्टिकल दिए हुए हैं। तो अभी बहुत समय अपने पास। तो अब हम देखेंगे कि प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं। प्रशासनिक संबंध में सबसे पहले है संविधान का अनुच्छेद 256 यानी 256। 256 ये कहता है राज्यों और संघ क्या क्या बाध्यता है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन। मैं आपको एक बार आर्टिकल पढ़ता हूं, फिर अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का, ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होता है। अब मैंने भाषा पढ़ी, आपको थोड़ा कठिन लगा होगा, अब अपन इसको बताते हैं क्या है। वो ये कहता है कि जो राज्य है, जैसे राज्य की जो सरकार है वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। जैसे राज्य में जो कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, पुलिस के एसपी होते हैं, ये और बाकी जो सेक्रेटरी होते हैं राज्य सरकार में, वो अपने कार्यपालिका शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। क्लियर? जैसे आपने देखा है कि अपना डीएम एक जगह कार्य कर रहा है, सेक्रेटरी एक जगह कार्य कर रहा है पूरे राज्य के अंतर्गत। तो उसमें यह है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा कि जो संसद है, संसद ने अगर कोई विधि बना रखी है, मान लीजिए संसद ने एक कानून बना रखा है कि इस कानून का पालन पूरे देश में होगा, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है यानी राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरीके से कार्य करेगी कि संसद विधि है वो विधि उससे अफेक्ट ना हो, वो यथावत चलती रहे। तो हमेशा राज्यों को एक तरीके से क्या है, अपने प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन इस तरीके से करना है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि और कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे मान लीजिए संसद ने विधि बना दी कि भाई ऑर्डिनेंस लागू होगा, कौन सा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का। अब मान लीजिए कि राज्य का कोई डीएम है और डॉक्टर पिट रहे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर के राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन इस तरीके से संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि सुचारू रूप से, मान लीजिए केंद्र के जो इनकम टैक्स के जो ऑफिस होते हैं, इनकम टैक्स भारत सरकार का विषय है, तो इनकम टैक्स के ऑफिस किसी भी शहर में हो सकते हैं और वहां पे मान लीजिए वहां की जो राज्य की इकाई है, राज्य का प्रशासन है, वो इनकम टैक्स के अधिकारी के लिए सहयोग नहीं करता है, पुलिस नहीं देता है, काम नहीं करता है, तो एक तरीके से क्या होगा कि संसद की जो बनाई गई व्यवस्था है उसमें बाधा पहुंचेगी, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई अधिकारी है, कोई ऑफिसर है, कोई कमिश्नर है और उसको किसी एरिया में रेड करनी है और उसको पुलिस चाहिए प्रदेश से, तो प्रदेश की जो मशीनरी है, जो डीएम है, एसपी है, उसको पुलिस देनी ही पड़ेगी ताकि वो संसद के कानूनों का वहाँ अनुपालन हो सके। अगर वो नहीं देता है तो फिर उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। तो देखिए आर्टिकल 257 कहता ही है कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर केंद्र का नियंत्रण होगा राज्यों के ऊपर। और हमेशा याद रखिएगा ये क्यों, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, और राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो जिम्मा है बेसिकली वो केंद्र के पास है। तो जब भी कोई संविधान में जगह जगह ऐसे प्रावधान आपको मिलेंगे जहां पर ये लिखा होगा कि अगर संसद और संघ का कोई विषय आता है तो कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पर राज्यों पर नियंत्रण कर लेगा संसद। कैसे? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने में कोई अड़चन ना हो। यानी जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो इस तरीके से कार्य करेगी कि जो केंद्र की कार्यपालिका उसके या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आर्टिकल 257, आर्टिकल 256 की बात कर रहे हैं हम।
और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। और मान लीजिए संघ की कार्यपालिका शक्ति है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे मामलों तक होगा जहां पर अगर संघ को लगता है कि अपने जो चीज़ें हैं उसको लागू कराने के लिए उतना आवश्यक है। क्लियर। उसके बाद भारत की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के लिए बारे में निर्देश देने का भी होगा जो राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का हो और निर्देश को घोषित किया जाए। मान लीजिए कम्युनिकेशन का साधन है, उसको प्रॉपर करना है। सैनिक महत्व का है, मान लीजिए सेना जा रही है किसी ट्रेन से या सेना के लिए रूट देना है, तो वो सारे के सारे काम राज्य को करने पड़ेंगे। एक तरीके से क्या है, ऐसी कंडीशन में केंद्र की अधिकारिता है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 258, संविधान का अनुच्छेद 258, आर्टिकल 258। और 258 कहता है कुछ दशाओं में राज्य की शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहां पर आर्टिकल 258 258 वहां पर क्या है कि केंद्र जो है राज्यों को शक्ति ट्रांसफर कर सकता है कि ये काम तुम ही कर लो। कुछ ऐसी कंडीशन है। और अगर केंद्र को लगता है तो संसद कह सकती है किसी राज्य को कि ये कार्य आप कर लीजिए। ये संघ के कार्य हैं, बेसिकली शक्ति संघ की है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो संघ के पास ये भी पावर है, संघ के पास ये भी पावर है कि संघ यानी जो संसद है वो अपनी शक्तियों को राज्य को दे दे कि भाई तुम ये काम हमारे थे लेकिन तुम कर लो। क्लियर। तो ये आर्टिकल 258 है, बहुत डिटेल में हम उसके नहीं जाएंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 259 जो हटा दिया है। 259 संविधान के अनुच्छेद में 259 में कोई प्रोविजन नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 260, उसका 260 यानी 260 आर्टिकल है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र मतलब जो भारत के अधीन नहीं आते, इंडियन टेरिटरी में नहीं आते हैं, उसके संबंध में क्या है उसको मैं पढ़ता हूं, फिर आपके साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत सरकार किसी ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार जो भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं है करार करके ऐसे राज्य क्षेत्र की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालिक, विधायी एवं न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किंतु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन होगा और उसे शासित होगा। जैसे मान लीजिए कि समुद्र में कोई द्वीप है, कोई आइलैंड है, और वो आइलैंड जो है भारत का टेरिटरी नहीं है, वो आइलैंड हो सकता है मालदीव की टेरिटरी हो, तो भारत की सरकार मालदीव की सरकार से ये करार कर सकती है कि तुम्हारे यहाँ का प्रशासन और न्यायिक और विधि व्यवस्था हम लोग करवा देंगे। क्लियर। तो भारत के बाहर जो राज्य क्षेत्र पड़ते हैं उसके संबंध में शक्ति संसद को है कि संसद को अगर लगता है तो संसद ऐसे इस तरह के प्रावधान कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 260 आर्टिकल 260 मतलब इंग्लिश में है द जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन इन रिलेशन टू टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के इंडियन टेरिटरीज के जो बाहर है उसके बारे में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हम आते हैं आर्टिकल 261 संविधान का अनुच्छेद 261। आर्टिकल 261 कहता है सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां। सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुरिडिक्शनल प्रोसीडिंग। सार्वजनिक कार्य कैसे होंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे और जुरिडिक्शनल जो वर्क हैं वो कैसे होंगे, उसके बारे में क्या उपबंध हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो प्रत्येक चीज आपके समझ में आएगी। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र जो भी टेरिटरी है इंडिया की, उसमें सर्वत्र मतलब सभी जगह संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों का पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। तो जैसे आर्टिकल 261 ये कहता है कि जो भारत सरकार है और जो राज्य की सरकार है पूरे भारत के क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनकी अधिकारिता है, राज्यों की राज्यों में होगी और संघ की पूरे क्षेत्र में होगी, तो जहाँ जहाँ उन्होंने सार्वजनिक कार्य किए हैं, कोई न्यायिक निर्णय हुआ है, तो वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखी जाएंगी और उनकी मान्यता होगी। हर जगह उनको मान्य किया जाएगा, कोई उसको अमान्य नहीं कर सकता, कोई उसके ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानेंगे, वो आपको माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए भारत की संसद ने कानून बना दिया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि जो हेल्थ वर्कर हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी ऑर्डिनेंस के तहत, तो कोई उसको अमान्य नहीं कर सकता। कोई राज्य ये नहीं कह सकता हम नहीं मानेंगे, आपको मानना ही पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो संवैधानिक उपबंध है और आर्टिकल 261 में कवर होता है। क्लियर? तो कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ राज्य ऐसे बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम केंद्र ने कानून बनाया, हम नहीं मानेंगे, केंद्र ने कानून बनाया है, हम नहीं मानेंगे। तो केंद्र का बना हुआ कानून अगर आप नहीं मानोगे तो आप संविधान के आर्टिकल 261 का उल्लंघन करोगे, संविधान का उल्लंघन करोगे। और कोई भी राज्य की सरकार अगर संविधान का उल्लंघन करती है तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ की सरकार को भंग किया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी राज्य की सरकार है अल्टीमेटली वो केंद्र के सामने सरेंडर कर देती हैं। आपने देखा होगा कई सारे विषय पे विवाद हो जाता है ना, कि कई राज्य बोलते हैं कि साहब हम नहीं मानेंगे आपकी बात, लेकिन उनको पता है कि आप अगर नहीं मानोगे तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। भारत में एक जो चीज़ है वो ये है कि चाहे कोई भी निकाय है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री और संसद का कोई व्यक्ति है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे कोई भी सरकार है, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। संविधान का उल्लंघन अगर किसी ने किया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो हमेशा मैं इसलिए तो लोगों से कहता हूं कि संविधान की पूजा करना कीजिए, इसको पढ़िए, इसको घोट लीजिए, इसको जानिए, इसको समझिए। भारत में सबसे सशक्त चीज़ अगर है तो भारत का संविधान है। कोई कितनी बड़ी सरकार हो, संविधान की उपेक्षा नहीं कर सकती, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का उल्लंघन करने पर किसी भी निकाय, किसी भी मंत्री, किसी भी अधिकारी, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। संविधान में प्रावधान है उसके। क्लियर? उसके बाद है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 और 263 ये आप लोग याद कर लीजिए। संविधान का आर्टिकल 262, 262 और 263 ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा। आर्टिकल 262 और 263 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से। कई बार ये बहुत काम आते हैं, तो आप चाहें तो इनको याद कर लीजिए। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 262 और 263, 2 आर्टिकल, ये आप लोग याद कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। क्लियर? शिखा त्रिपाठी ने कहा है कि राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। शिखा त्रिपाठी, बिल्कुल, भारत का राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाअभियोग लाया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, और भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसको आप गांठ बांध लीजिए। आप बाकी जो चीजें हैं, सामाजिक व्यवस्था है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपकी राय हो सकती है, लेकिन संविधान के बारे में कोई सेकंड राय नहीं है। कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्लियर? इसलिए हमारी व्यवस्था संविधान भारत को दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में क्यों जाना जाता है? आपने देखा होगा कि केवल भारत में 1975 में एक बार आपातकाल लगा था, जो इमरजेंसी घोषित की गई थी। बाकी जो आपातकाल लगा था वो युद्ध के कारण था, जैसे चीन से युद्ध में लगा था, पाकिस्तान से युद्ध में लगा था, वो एक अलग परिस्थिति थी। केवल 1975 में जो आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपात, उसके अलावा आप देखिए भारत की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि कभी किसी पार्टी को बहुमत मिलता है, किसी को बहुमत नहीं मिलता, कई बार सरकारें गिर जाती हैं, गठबंधन की सरकारें बनती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसके पूरी की पूरी व्यवस्था, चाहे किसी राज्य का मसला हो, चाहे किसी कोर्ट का मसला हो, चाहे केंद्र सरकार का मसला हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं संविधान के दायरे में ही चलती हैं। यानी किसी भी राजनीतिक दल में या लोगों में इतना कि वो संविधान का उल्लंघन करके व्यवस्था को डिस्टर्ब करें, सब लोग उसका पालन करते हैं। और ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। और भारतीय जो राज्य व्यवस्था, उसकी भी खूबी है कि कम से कम संविधान का पालन सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ करते हैं। क्लियर? आर्टिकल 262 पे हम आते हैं, और आर्टिकल 262 आता है जल संबंधी विवाद। आपने देखा होगा कि कभी कभार जो नदियां हैं, एक्चुअली जो रिवर्स हैं, नदियों का कोई एक राज्य नहीं होता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती, कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तराखंड से निकलती हैं, यूपी में आती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो महाराष्ट्र से निकलती हैं और आंध्रा में चली जाती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो तमिलनाडु से निकलती हैं, केरला में जाती हैं। तो भारत में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं, यानी जो जल है, पानी है, वो 2-3 राज्यों के बीच में होकर गुजरता है। जैसे गंगा है, अब गंगा को आप देखेंगे तो गंगा उत्तराखंड से यूपी आती है, यूपी से फिर आपका बिहार, झारखंड होते हुए आपके बंगाल तक जाती है। तो नदियां कई राज्यों की सीमाओं से निकलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नदियां बॉर्डर पे होती हैं, जैसे मान लीजिए भारत और एमपी और यूपी के
बॉर्डर को बनाती है कई सारी नदियां। यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है, यमुनानगर से लेकर के और आपके फरीदाबाद पलवल होते हुए अलीगढ़ आगरा तक की जो सीमा लगती है वहां तक जो है मथुरा तक की सीमा यमुना नदी बनाती है। तो नदियों के जल को लेकर के विवाद हो सकता है, क्योंकि कोई कहेगा ये हमारी है, कोई कहेगा हमारी है। उसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है, उसकी अब चर्चा करते हैं। पहले में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आंतरिक नदियों नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायिक निर्णय, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स ऑफ और रिवर वैलीज। अगर नदियां हैं या नदियों की जो वैलीज हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में होता है तो उसके बारे में क्या निर्णय होगा। क्लियर। पहला पॉइंट, 2 पॉइंट है इसमें। पहला है कि संसद जो पार्लियामेंट है विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। तो अगर 2 राज्यों के बीच में नदी जल को लेकर के विवाद होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट उसका निर्णय करेगी। क्लियर। तो नदी जल के विवाद में अगर बंटवारा है तो उस बंटवारे के लिए कोई भी उपबंध करना होगा तो वो शक्ति, सबसे बड़ी पावर किसके पास है? भारत की संसद के पास। क्लियर। जैसे आपने देखा वो कावेरी नदी को लेकर विवाद हो गया था कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। गोदावरी नदी को लेकर के कोई इशू रहा था। महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच में एक नदी के पानी को लेकर विवाद था। आपने देखा होगा यमुनानगर में हरियाणा में एक हथनी कुंड बैराज है, उस पर पानी को लेकर कभी इशू होता है। हरियाणा कहता है कि इतना पानी छोड़ेंगे, जबकि दिल्ली और यूपी कहती है कि ज़्यादा पानी छोड़ा जाए। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो विवाद है इसका निर्णय करने की अंतिम शक्ति भारत की संसद के पास है। दूसरा इसमें प्रावधान ये है 262 में ही, इस संबंध में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवार के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। संसद ये भी प्रावधान कर सकती है कि कोई उच्चतम न्यायालय में इस तरह के विवाद पर संसद के पास शक्ति है। तो अल्टीमेटली अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का अंतिम फैसला करने की शक्ति भारत के संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्लियर। आगे अगला जो आर्टिकल के बीच समन्वय, तो आपने देखा होगा बहुत सारे राज्य हैं भारत में, और राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, राज्यों के संबंध में अपने अपने प्रावधान हैं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाए, कोई राज्य कुछ कर रहा है, कोई राज्य कुछ कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना संकट में क्या हो रहा है कि कोरोना संकट में मजदूर फंसे हुए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स जगह जगह फंसे हुए हैं। कोई मजदूर उत्तर प्रदेश में फंस गया है, कोई तमिलनाडु में फंस गया है, कोई आंध्रा में फंस गया है, कोई महाराष्ट्र में फंस गया है, कोई एमपी में फंस गया है। अब वो मजदूर जो है यहाँ से वहाँ निकल सकते हैं, यहाँ से वहाँ निकलना है, वहाँ से वहाँ निकलना है, सबको निकलना है, ऐसी सिचुएशन है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? तो ऐसी जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं उसमें एक समन्वय बनता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। और संविधान में भी इसके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया कि अगर कभी ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम लोग समन्वय के लिए व्यवस्था करेंगे भारत के संविधान में। उसके लिए कहा गया है 263 आर्टिकल 263 में एक प्रावधान है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में, यानी उसको प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। एक ऐसी काउंसिल का उपबंध होगा जिसमें केंद्र और राज्य शामिल रहेंगे और ऐसे मामलों पर वो लोग मिलकर के समाधान सुझाएंगे। क्या क्या प्रोविजन है इसमें? 3 प्रोविजन है। आर्टिकल 263, आर्टिकल 262, 263 आप याद रखिए, और आर्टिकल 249, ये 3 आर्टिकल बड़े काम के हैं। 249, 262 और 263। यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई ऐसी परिषद बनाई जाए जिसमें राज्यों के बीच में समन्वय हो और इससे लोक हित यानी पब्लिक वेलफेयर अगर हो, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान होंगे? राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं, मान लीजिए एमपी और यूपी के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, उनकी जांच करना, उन पर सलाह लेना जरूरी हो उस परिषद से। कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ और एक या अधिक से राज्यों के सामान्य हितों से संबंधित अगर किसी विषय पर कोई खोजबीन करनी है या विचार विमर्श करना हो, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई करने
के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन की प्रक्रिया को विनिश्चित करे। आर्टिकल 263 ये कहता है कि राज्यों के बीच में अगर कोई समन्वय नहीं हो पा रहा, कोई डिस्प्यूट है, संघ और राज्यों के बीच में समन्वय नहीं हो पा रहा, कोई इस तरह की चीज़ें हैं और उसके लिए बेहतर परामर्श, बेहतर सुझाव और बेहतर रास्ते निकल के आ सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 263 में यह शक्ति मिली है कि वो राज्यों की अंतर्राज्यीय परिषद का, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है राष्ट्रपति, और उसकी शक्तियां और उसके कार्यों को तय कर सकता है कि आपको ये शक्तियां रहेगी और इन कार्यों पर, इन विषयों पर आप काम कर सकते हैं, और उसमें केंद्र भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति को शक्ति है अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने की संविधान के अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 में। तो ये कुल मिलाकर के, और याद रखिएगा राष्ट्रपति को शक्ति है, इसका मतलब किसको है? राष्ट्रपति को अगर कोई भी शक्ति है तो उसका सीधा मतलब होता है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। क्लियर? अगर कहीं भी ये शब्द आता है, अगर कहीं भी ये आता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति है, तो व्यवहारिक रूप से वो शक्ति भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के मंत्रिपरिषद को होती है। वही लोग निर्णय लेते हैं, राष्ट्रपति तो केवल साइन करते हैं, लो भाई कर दिया हमने, बना दिया, पास कर दिया। तो अब हम लोगों ने कुल मिलाकर के आर्टिकल 263 कर लिए। 243 से हमने शुरुआत की थी और 263 तक, तो 43 में मैक्सिमम तो पहले ही कर चुके थे। आज केवल सहकारी समितियां हमने देखी थी और उसके बाद हमने 20 आर्टिकल के ऊपर आपसे चर्चा की, विधायी संबंधों के बारे में, प्रशासनिक संबंधों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में, बाकी जल संबंधी विवादों के बारे में, और उसके अलावा हम लोगों ने अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर कहीं भी आपको रहता है कि क्लियर नहीं है तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एक एक आर्टिकल की चर्चा की है, हमने कोई आर्टिकल छोड़ा नहीं है। संविधान का प्रत्येक आर्टिकल हमने टच किया है, उसमें क्या लिखा हुआ है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग आज का अपना जो सेशन है, संविधान की अपनी जो अमृत कथा है, उसको यहीं तक सीमित रखेंगे। 20 आर्टिकल एक दिन के लिए पर्याप्त है। आगे हम कल से चर्चा करेंगे राज्य और केंद्र में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और उससे संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कल के सेशन में। आज के सेशन में केवल यही 20 आर्टिकल जो हमने अभी चर्चा की है पर्याप्त। कोई डाउट होता है तो एक बार आप पढ़ लीजिए इंटरनेट से, या अपने संविधान की पुस्तक आपके पास है उससे, और ये आप वीडियो देख लीजिए तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितना मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए जितने भी चीज़ें मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, आप इतना ये मान के चलिए कि आपका कम से कम आईएएस का तो कोई सवाल छूटेगा नहीं। कुछ भी अगर पूछा जाएगा संविधान से तो इस डिस्कशन में हमने इतना कर लिया है कि कोई सवाल आपका आईएएस का नहीं छूट सकता। तो आप बताइए, अगर आईएएस का सवाल हम कर दे रहे हैं तो बचा ही क्या है? अगर आईएएस जैसी परीक्षा के क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं इस डिस्कशन से, तो फिर बचता क्या है? फिर तो हम छोटे मोटे जितनी सारी चीज़ें सब आराम से कर सकते हैं। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम उतने स्तर का हम जान लें कि आईएएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की पूछे जाने वाले सवाल भी हम टैकल कर सकें। और सिर्फ वो लोग नहीं जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं, आप में से सभी लोग जो 200, 250, 300 लोग जो चर्चा देखते हैं, आप सभी लोग भी अगर कभी आईएएस में सवाल पूछा जाए तो उसको आप लोग भी हल कर सकते हैं, आप, क्योंकि आपने वो सेशन बहुत गहराई के साथ सुना है। तो चलिए, और अब हम लोग अपनी इस चर्चा के नेक्स्ट चरण में आएंगे, और आज हम लोग कविता की बात करेंगे। मैं आप लोगों का किसी भी कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट संविधान के एक उपबंध को पढ़ाता हूं, तो कई बार आपको लगता होगा कि आपके कमेंट का आंसर आपको नहीं मिला है। वैसे मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन ये भी है कि वीरेंद्र कुमार लोधी का कहना है साइबर क्राइम किसके अधीन आता है? साइबर क्राइम स्टेट पुलिस के अधीन आता है, जो पुलिस होती है उसके अधीन आता है। तो आप सभी लोग क्योंकि मैं जो है कोशिश करता हूं कि कमेंट पर जो है सेशन के बाद अगर सवाल रखते हैं तो उससे सारी चीज़ें कवर होती हैं। आप जो ये सेशन है, इस सेशन में आप आईएएस तक के सवाल कर सकते हैं। अगर आईएएस के सवाल कर सकते हैं तो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका क्वेश्चन आप नहीं कर पाएँ। अगर आपसे संविधान में कोई भी सवाल पूछा जाएगा
तो ये मेरा दावा है कि आप इस सेशन के माध्यम से उन सारे सवालों का जवाब दे देंगे अगर इस टॉपिक से सवाल आता है। तो आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि सरल भाषा में, संविधान के लैंग्वेज टफ है, क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो संविधान के प्रावधानों को समझना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो हमारा प्रयास ये है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको आपको बता दिया जाए ताकि आप उसको समझ जाएं, और जब परीक्षा में आएगा तो परीक्षा में फिर आप जज कर सकते हैं कि हाँ ये वाला प्रावधान है, इसमें ये चीज़ें हैं। विद्या नरवरिया मौसी जी नमस्कार, आप कभी कभी आती हैं हमारे पेज पर, धन्यवाद आपका। इतनी जो है 70 साल की उम्र में भी आप शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, आपने कंप्यूटर भी सीखा है, तो विद्या नरवरिया जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन की अगले चरण में। ब्रजेश राजपूत के उससे गुड़िया है अंशिका राजपूत, अंशिका राजपूत चलाती है उसको, थैंक्स अंशिका। कविता की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और कविता में आज हमारे पास कविता किस किस की हैं हम देखते हैं। अब छोटे बच्चे भी कविताएं भेजते हैं। एक कविता है किसी बच्चे ने भेजी है कविता, शायद मेरे हिसाब से छोटी सी कविता है, या तो मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा, जिसकी भी है छोटी सी कविता है, उसको आप लोग देख लीजिए। और लेकिन आप कविता को सुनेंगे तो समझ जाएंगे। खुद को वक्त नहीं दे पाता, खुद को वक्त नहीं दे पाता हूँ, खुद को वक्त नहीं दे पाता, क्या क्या सोचा करता हूँ, फिर भी वारिसा निर्मल, फिर भी वारिसा निर्मल पथ पर चलता रहता हूँ, फिर भी वारिसा निर्मल पथ पर चलता रहता हूँ। अगणित शूल बिछे हैं पथ पर, अगणित शूल बिछे हैं पथ पर, कष्ट सह चुप हंसता हूँ, अगणित शूल बिछे हैं पथ पर, कष्ट सह चुप हंसता हूँ। जीर्ण पहाड़ों जैसा पल पल, जीर्ण पहाड़ों जैसा पल पल कण कण रिश्ता रहता हूँ, जीर्ण पहाड़ों जैसा पल पल कण कण रिश्ता रहता हूँ। खुलकर हंसने की खुद से, खुलकर हंसने की खुद से कोशिश तो खूब करता हूँ, खुदकर हंसने की खुद से कोशिश तो खूब करता हूँ। अश्रु निलय से दूर करें, अश्रु निलय से दूर करें, निर्भय होकर जीता हूँ। गरल छूटे को गले लगाओ, आनंदित हो पीता हूँ। ये कविता आई थिंक पन्ना से शायद भेजी है, मुझे लगता है लाला भैया सिंह ने, और कई सारी कविताएं मेरे से कहीं चली गई हैं, उसमें भीड़ में चली गई हैं, मैं अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो कविताएं हैं वो मुझे मिल जाएं, कलेक्ट कर लूँगा मैं, मेरे दूसरे फ़ोन में शायद आपने भेजी होंगी, सो मैं कोशिश करूँगा वो कविताएं निकाल, और आगे जो है उन कविताओं को हम एक दिन ज़्यादा कर लेंगे, एक दिन ज़्यादा कविताएं पढ़ लेंगे, क्योंकि आज वो मेरे को शायद मिल नहीं रही हैं, हो सकता है इस वाले फ़ोन में हो जिस पर मैं सेशन ले रहा हूँ। सो चलिए, तो अब अगर कोई भी आप लोगों का इशू रहता है, एक गुड़िया थी उसने कविता भेजी थी, मेरे को मिल नहीं रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि कहाँ पर है वो, और वो रिकवर करके अगर वो रिट्रीट हो जाएंगी तो फिर अपन उनको रखेंगे आप लोगों के बीच में। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और संविधान का, अच्छा गंगा रतन जी की कविता है ये, चलिए चलिए, आज का सेशन में कविता भी आपकी हो गई और गंगा रतन राज जी की कविता है। ओके, ऋचा पटेल का, अच्छा कोई सवाल अगर आपके हैं तो आप सवाल पूछिए, अब समय है अपने पास, थोड़ा सा अपन उसका आंसर देते हैं। जो भी लोग, सेशन हमारा ख़त्म हो गया है,
क्वेश्चन आंसर के लिए जो लोग रहना चाहते हैं वो जुड़े रह सकते हैं, बाकी लोग आप अपना काम भी कर सकते हैं। ऋचा पटेल का सवाल है कि सर एक जिस प्रकार मीडिया समाज को बांटने का काम कर रही है, ऐसे लोगों के ऊपर केस नहीं हो सकता है। समाज को बांटने का, राष्ट्र को बांटने का कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके विरुद्ध केस हो सकता है। और आपने देखा है भाई कुछ लोगों पर केस हुआ है, मीडिया वालों पर भी। तो कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है और कोई भी व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को नहीं खराब कर सकता, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रूपेंद्र कुमार को कविता लिखनी है, किसी भी विषय पर कविता लिखिए आप। क्लियर? तो चलिए, और बाकी आप सब लोग खुद से पढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया मौसम है और समय मिला है। बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि हर मुश्किल में, हर कठिनाई में एक अवसर होता है। हर मुश्किल में, जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगी तो आप याद रखिए, मुसीबत हमेशा एक अवसर लेके भी आती है। जब संकट आता है तो संकट के साथ में अवसर भी रहता है। तो कोरोना वायरस का जो संकट है, जो मुश्किल हमारे सामने आई है, उसने हम लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया, घरों में रहने के लिए बाध्य कर दिया। और आपने देखा होगा कि पहले जो ग्रामीण जीवन था, उस ग्रामीण जीवन में लोगों के पास बहुत समय होता था, लोगों के अंदर बहुत प्रेम था, लोगों के अंदर चीज़ों को लेकर के बड़ी सहजता थी, कम से कम में गुजारा करते थे। आगे चल कर के आपने देखा कि आपाधापी वाला जीवन आरंभ हुआ, लोगों की आजीविका में दिक्कत हुई। और उसके बाद आपने देखा कि लोग नौकरी में और उसमें इतने मशगूल, इतने बिजी हो गए कि वो अपने परिवारों को, अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे थे। खास करके जो बदलता हुआ हमारा सांस्कृतिक परिवेश था, जिसमें बड़े बड़े शहरों में जा कर के आपने देखा लोग नौकरी कर रहे हैं और केवल त्यौहार वाले दिन घर जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि लोग फेस्टिवल में भी घर नहीं जा पा रहे थे। तो जो हमारी ग्रामीण संस्कृति थी, जिसमें सब लोगों के पास समय होता था, मिल के बैठते थे, बात करते थे, परिवार के साथ समय गुजारते थे, खेलते थे, वो कल्चर कहीं ना कहीं आपने देखा था कमज़ोर पड़ रही थी। कोरोना संकट में हम लोगों को फिर से ये अवसर मिला है, मुश्किल घड़ी में, कि हम लोग अपने परिवार के साथ बैठ पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं, उनसे बातें कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कमाने की आपाधापी में, चाहे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उस प्राइवेट सरकारी नौकरी में हम लोगों को समय नहीं मिल रहा था कि हम कुछ पढ़ें, दुनिया के बारे में जानें। क्योंकि हमारा सुबह उठ कर के घर का काम, बच्चे स्कूल भेजना और उसके बाद लग जाना, पूरे दिन ऑफिस में करना, रात को आना थक करके और फिर खाना खा के सो जाना। तो हम समय नहीं दे पा रहे थे अपने आप को रिफ़्रेश करने का, कि हम अपने जो हमारे माइंड का जो भोजन है, अध्ययन करना, पढ़ना, जानना, उसको हम समय नहीं दे पा रहे थे। हमारा शरीर कितना अच्छा रहे उसके लिए हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। काम की आपाधापी में हम लोग कभी अपने आप को समय नहीं दे पा रहे थे। तो जो संकट और कठिनाई आई है कोरोना की, उसमें आप देखिए आपको समय मिला है अपने लिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, परिवार के साथ बैठ सकते हैं। आपको समय मिला है कि जो पढ़ाई और लिखाई आपकी छूट गई थी, वो पढ़ाई लिखाई भी कुछ आप दोबारा कर सकते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। पूरन सिंह लोधी जी ने कहा है कि संविधान की है वो उन्होंने दोहा और चौपाई में की है। मैं पूरन सिंह लोधी साहब का स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि सभी दर्शकों के लिए जो इस चर्चा में है, उनके लिए चौपाई आप भेजें, ताकि लोग उस दोहा और चौपाई के माध्यम से भी उस प्रस्तावना को याद कर लें। संविधान के ऊपर रूपेंद्र कुमार, अगर आपको कोई कविता लिखनी है रूपेंद्र, तो संविधान के ऊपर कविता लिखो। संविधान के ऊपर आप कविता लिखिए रूपेंद्र जी, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कोरोना, मैंने कहा ना, हर संकट में एक अवसर होता है। जब भी संकट आएगा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आएगा। तो जो संकट हमारे सामने है, इस संकट का हम लोग अच्छे तरीके से इसका सामना भी करें और अपने स्वयं के, परिवार के और अन्य लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सीखें जो आगे काम आए। तो चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा को विराम देते हैं। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े इतनी देर तक और संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर आपने बात की। आपने 70% निपटा दिया। आप ये मान के चलिए 70% आपका काम हो चुका है। केवल 30% संविधान आपका बचा है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग आरंभ करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज 3-4 दिन के लिए। तो मैं चेक करूंगा कि हमने जितने सेशन लिए हैं वो उपयोगी हैं कि नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग उनको याद भी रखें। तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन IAS और PCS के क्वेश्चन उठाऊंगा, आपसे जवाब मांगूंगा और आपको फटाफट से जवाब देने होंगे, ताकि हम सब लोगों का रिवीजन हो जाए।
चलिए, तो आज की चर्चा को यह विराम देने का समय आ गया है। समय सुबह 9:06 लगभग। हमारा जो हरिचरण फौजी साहब की पूज्य मामी जी का देहावसान हो गया है। स्वामी जी मेरी पूज्य मामी जी को अपनी शरण में दो। ओम शांति। तो चलिए, इस चर्चा को अब हम लोग यहीं विराम देते हैं। शाम को आपसे मिलते हैं इतिहास पर अपनी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।